नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। भाजपा ने एफएटीएफ रिपोर्ट पर गांधी परिवार पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या पैसे और पेंटिंग के बदले यूपीए सरकार में दिए जा रहे थे? पद्म भूषण कहा, विदेश जाकर देश को बदनाम करने पर क्षमा यात्रा निकाले राहुल गांधी। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचा घमासान। सत्ता पक्ष ने कहा, देश की गरिमा से खिलवाड़ करने पर माफी मांगे राहुल। विपक्ष भी रणनीति के साथ तैयार। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित। बैठक की आखिरी दिन आज सर कार्यवाह मीडिया को करेंगे संबोधित। टेरर फंडिंग और अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर समेत कई शहरों में संदिग्धों के घर दबिश। अमेरिका और ब्रिटेन देंगे ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 पनडुब्बी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का बेजोड़ मेल। और खेल की खबरों में एफआईएच प्रो लीग में भारत ने हासिल की तीसरी जीत। विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से दी मात। अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा भारत। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो भाजपा ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जोरदार निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी हाल के दिनों में आई खबरों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज भारत एक ओर जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश जाकर रोने का काम करते हैं और देश को अपमानित भी करते हैं। आज भारत एक और वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया भर में एक मेजर लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार हो रही है। भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और IMF ने भी भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इकॉनमी में दिखाया है और 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की 15% की जो भागीदारी रहेगी, ये सारी चीज़ें भारत के बढ़ते कदम दिखाती है, भारत के नेतृत्व के पक्ष में दिखाती है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। तो संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से में काम काज किस तरह से होगा, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि पहले दिन हम सब ने जिस तरह से दोनों सदनों में हंगामा देखा, उसकी वजह से कार्यवाही में रुकावट आई। उसके बाद सवाल यही है कि आज भी सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि दोनों ही सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं। सत्ता पक्ष को इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की गरिमा को क्यों ताक पर रख रहे हैं। मांग है कि सदन की ओर से राहुल के बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को एतराज है कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में किसी सदन में नहीं बोलना चाहिए। वहीं विदेशी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से जारी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द आर्ट एंड एंटिक्विटीज मार्केट नाम की रिपोर्ट पर बीजेपी और सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का
एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है। दरअसल विदेशी एजेंसी FATF की केस स्टडी में पाया गया कि कैसे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रियंका गांधी की औसत सी पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया। ये पेंटिंग MF हुसैन की थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक येस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर ने दावा किया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान किया था। आज दुनिया भर में चर्चे प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार के मॉडल के हैं। पेंटिंग के बदले पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण, और उस पैसे का दुरुपयोग दुनिया के एक हिस्से में कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर खर्च करने पर भी है। आखिरकार ये मजबूर किसने किया था पेंटिंग खरीदने के लिए? ये 2 करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किसने किया था? और पेंटिंग के बदले पद्म भूषण देने की ऑफर किसने की थी? किसके मकान पे ये सब सौदा हुआ था? ये राष्ट्र को अपमान करने का काम तो दुनिया के देशों से करते हैं। अब राष्ट्र के सम्मान को बेचने का काम भी, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स को बेचने का काम भी करते हैं। ऐसे कितने पद्म अवार्ड्स को बेचा गया, ऐसे कितने पदों को बेचा गया, ऐसे कितने भ्रष्टाचार किए गए, इस पर जवाब प्रियंका गांधी जी को देना होगा। मिस्टर आर कौन है? क्या 2 करोड़ ही लिए, ज्यादा लिए? मिस्टर आर की भूमिका क्या थी? और ऐसा कौन व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश में पैसा खर्च किया गया अमेरिका में? ये अगर विदेश के लोग आज आपके भ्रष्टाचार के मॉडल की बात करते हैं तो जवाब देना होगा गांधी परिवार को कि भ्रष्टाचार के कितने मॉडल और आपके पास हैं। वहीं भारत ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ IPU सभा में पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई। दरअसल यहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र किया, जिस पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान को आतंकवादियों का निर्यातक देश करार दिया। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. बहरीन में अंतर संसदीय संघ की सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान के पास टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir. खबर हरियाणा से, जहां के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी संघ की ओर से आज कार्यवाह दत्तात्रेय होसभले देंगे। बैठक में स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। प्रस्ताव में इनसे सचेत रहने के लिए कहा गया। इससे पहले समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रविवार को सर संघचालक मोहन भागवत ने
दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार बैठक में संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोच्चि के ब्रह्मपुरम अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में लगी आग पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वो आग लगने की घटना पर एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केरल की सरकार का समर्थन करेगी। दरअसल डंपिंग यार्ड में लगी आग से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी इसी महीने 2 तारीख को अचानक डंपिंग यार्ड में आग लग गई, जिसके बाद आग ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। घटना के बाद से मौके पर बचाव अभियान चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इस डंपिंग यार्ड में केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने दौरा किया था और कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारे देश के मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छी और बेहतर शिक्षा देश में ही मिल पाए, इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने खास पहल की। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई बड़े चैरिटी और प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स की बैठक हुई, जिसमें मंत्रालय ने बड़े हॉस्पिटल्स से कहा कि वो अपने अस्पतालों में मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खोलें ताकि देश में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने और देश के छात्रों को पढ़ने के लिए देश के बाहर ना जाना पड़े और मेडिकल छात्रों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा मिल पाए। बैठक में सहमति बनी है कि कई चैरिटेबल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इन हॉस्पिटल्स में सत्य साई बाबा अस्पताल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, कोकिलाबेन, मां अमृतानंदमयी जैसे अस्पताल शामिल हैं। करीब 62 अस्पताल बैठक में आए थे। इनमें से 10 से 12 अस्पतालों ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्याधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं खबरों का। तो डॉक्टर के लिखे पर्चे को अपलोड कर ऑनलाइन दवाएं खरीदने की मौजूदा व्यवस्था पर रोक लग सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ई फार्मेसी को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ई फार्मेसी पर दवाओं की बिक्री को न्यूनतम करने के लिए नए तंत्र की स्थापना की जा सकती है। ई फार्मेसी को लेकर मौजूदा नियमों में जल्द बदलाव होगा। मौजूदा समय में दवा नियामक के पास कंपनियां रजिस्टर कर श्रेणी H की दवाओं को डॉक्टर के पर्चे और बाकी अन्य दवाओं को बिना पर्ची के ऑनलाइन बेच सकती हैं। हालांकि उन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है जिसमें मादक पदार्थ के अंश मिले होते हैं। साथ ही कंपनियों को IT अधिनियम के नियमों का पालन करना होता है। इसके साथ ही विज्ञापन करने पर रोक भी है, लेकिन कंपनियां नियमों का उल्लंघन करती हैं। किसी भी देश में ऐसा नहीं है, बल्कि ई प्रिस्क्रिप्शन होता है, जिससे ऐसा तंत्र विकसित है कि डॉक्टर का पर्चा सीधे फार्मेसी के पास जाता है और वहां जाकर मरीज अपनी दवा को इकट्ठा कर सकता है। भारत 17 और 18 मार्च को वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। वाराणसी में SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे नामित किया गया। इस बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा।
इससे पहले आज और कल दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च को होने वाली एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इससे अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे। इनमें एससीओ पर्यटन ब्रांड के प्रचार से संबंधित कार्य, पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल टेक्नोलॉजी को साझा करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक असम के गुवाहाटी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ शुरू हुई। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बेहद अहम भूमिका अदा करती है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ब्लू इकोनॉमी बहुत अहम भूमिका निभाता है। लगभग 8 डिपार्टमेंट है अर्थ साइंस के नीचे। इसमें होता है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से होता है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी इतना ही महत्व है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन का एडॉप्शन हुआ है, इसमें साई का भी भूमिका है। तो ब्लू इकोनॉमी का भी इसी तरह उसी में भाग है। तो इसीलिए ये पीस एंड बिट्स में अलग अलग तरीके से इसका ऑडिट हो रहा है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेटा का विश्लेषण करने में मदद करेगी। एआई टेक्नोलॉजी बेसिकली इतने सारे जो डेटा है, ह्यूज डेटा है, इसको एनालाइज करने में मदद करेगी। तो इसमें पॉलिसी मेकर्स को, एग्जीक्यूटिव को एक मदद हो सकता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा होता ही है। अथवा डेविएशन जहां होता है कुछ अननोन एरिया में, इसका भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा से इसके ये हमें ऑडिट में मदद रूप हो सकता है। उन्होंने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। G20 का जो प्रेसिडेंटशिप भारत ने लिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के शक्ति के प्रदर्शन करना या उसके साथ साथ किस प्रकार वैश्विक क्षेत्र में कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव एफर्ट्स लिया जा सकता है जिसमें ग्लोबल साउथ का वॉइस आए। साथ साथ जो इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशन है, इनका भी किस तरह इसमें इंक्लूसिव विकास हो, किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की इसमें प्रश्न आता है और इन्वेस्टमेंट का भी। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी पर पड़ रहे बुरे प्रभाव के कारण खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है जो सतत विकास के लक्ष्यों को खतरे में डाल रही है और सभी के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक समुदाय को इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये कंसेप्ट दिए लाइफ, ये लाइफस्टाइल के ऊपर में, लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइफस्टाइल ना बदले लोगों का, तो जो कई दिक्कतें या चैलेंजेस आ रहा है, पोल्यूशन का, ग्रीन हाउस एमिशन, गैस एमिशन का, क्लाइमेट चेंज का, इसमें असर होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर पूरे दुनिया के सिटीजन कुछ इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं तो सस्टेनेबिलिटी में बहुत असर करेगा। और अब खबरें G20 से जुड़ी हुई। ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम के साथ G20 के तहत साई-20 की बैठक असम के गुवाहाटी में जारी। बैठक में G20 के सदस्य देशों के उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। सोमवार को बैठक में शामिल होने के लिए आए विश्व बैंक के अधिकारी का कहना था कि समय आ गया है कि हम परिस्थिति से जुड़े तंत्र के संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझें।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की G20 अध्यक्षता में राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 जारी है। इस कॉन्क्लेव मंगलवार को आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि इसका मकसद देश के युवाओं को बेहतर भविष्य उपलब्ध करवाना। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव देश के युवाओं को बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान करने का काम करेगा। हरदीप सिंह पुरी ने साथ में ये भी कहा कि भारत के विकास में युवाओं की भूमिका अहम और युवा ही आने वाले भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि युवा शक्ति के बल पर भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ पार्टनरशिप समिट 2023 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सतत विकास G20 के एजेंडे में पिछले कुछ सालों में शामिल हुआ, लेकिन ये सदियों से भारत के जीवन का हिस्सा रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत असम के गुवाहाटी में चल रहे SAI-20 के से अलग एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में उत्तर पूर्व राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी को दर्शाया गया। प्रदर्शनी का मकसद युवा पीढ़ी में जो देश के गुमनाम नायक हैं उनके बारे में एक प्रेरणा की भावना को जागृत करना है। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो मार्टर्स हैं उनकी एक यहाँ पे फोटो है। हमारा जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कैंपेन चल रहा है 1 साल से, उसका एक ये एग्जीबिशन है और वो थीम है। और हम लोग ने ये 1 साल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने अक्रॉस द कंट्री ये एग्जीबिशन किया है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किया है। और यहाँ हम लोग ने एक स्पेशल सेट ऑफ क्रिएटिव डेवलप किया विच इज़ फोकसिंग ऑन अनसंग हीरोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इसको कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने आज सुबह इसको इनॉग्रेट किया। और यही एग्जीबिशन हम लोग ने सब रिमोट टाउन्स और सिटीज अक्रॉस इंडिया में हम लोग ने ये दिखाया है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो अनसंग हीरोज हैं उनको अब डिस्प्ले किया जा रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में भी जाके एग्जीबिशन किया तो हम लोग ने ये देखा कि वहाँ भी अपने स्टेट के हीरोज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था इस कैंपेन के पहले। तो हम लोग ने इस बार हम लोग ने जो मल्टीमीडिया कर रहे हैं हम लोग, इस पे तो लॉट ऑफ एलिमेंट्स अदर, ये तो एक एलिमेंट है। दूसरा है हम लोग हमारा जो सॉन्ग एंड डांस ट्रूप्स हैं उसके थ्रू भी हम लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। और हम लोग ने एग्जीबिशंस भी किए, ये पेंटिंग कंपटीशन भी किया है और लॉट ऑफ अदर वेज आल्सो वी आर डूइंग इट। एक लास्ट क्वेश्चन की, इस तरह के एग्जीबिशंस के जरिए जो मैसेज है वो खासकर यंग जनरेशन जो हमारे हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, वो कैसे इंस्पिरेट होंगे इससे? ये जो एग्जीबिशन है इससे हमको सेकेंडरी पब्लिसिटी मिलता है, हमको प्राइमरी पब्लिसिटी मिलता है, जैसे आप लोग के थ्रू हमको पब्लिसिटी मिलता है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो आज तक इधर नॉर्थ ईस्ट में सोचे हैं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये दिस इज कन्फाइंड ओनली टू अ फ्यू पीपल इन नॉर्थ इंडिया और टू अ फ्यू फैमिलीज, सो ये जो उनको अवेयरनेस आ रहा है उससे उनको इंस्पिरेशन आ रहा है और इन अ वे वी आर पासिंग ऑन द बैटन टू द यंगर जनरेशन। तो कहीं ना कहीं ये मकसद और मोटो ये कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है उन तक ये मैसेज पहुंचे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये न सिर्फ आसाम के बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम स्टेट्स हैं उनके जो मार्टर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं उनके फोटोज और उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा उसके जरिए आप देख सकते हैं, चाहे वो यू कियांग नांग बा हो, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाइपो जैडोंगांग ये हैं, बी टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर से हैं, ये जो कि शहीद हुए थे देश के लिए और इनका क्या कुछ योगदान रहा ये हम सभी जानते होंगे। रानी गाइडिंगलियू जो कि मणिपुर से हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तमाम जो वीर हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था उनका यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन लगाया गया है। लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जानते हैं कि गुवाहाटी में SAI-20 की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग के साइड इवेंट्स में ये भी फोटो एग्जीबिशन यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोग आ सकें और यहाँ पे देख सकें और खासकर जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को देख के कुछ समझ सके और वो इंस्पिरेट हो सके। कैमरामैन प्रसाद के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज, गुवाहाटी।
वक्त एक ब्रेक का। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं खबरों का। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न में आय कम दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए चुने हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों में ई सत्यापन पूरा कर लिया गया और बाकी के मामलों पर कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 में सरकार ने स्वैच्छिक कर अनुपालन की सुविधा के लिए ई सत्यापन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करना और सत्यापित करना है जो आयकर रिटर्न में हो या फिर बताई ना गई है या फिर कम बताई गई प्रतीत मालूम पड़ती है। ये योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि ये करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या का अवसर भी प्रदान करती है। सरकार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कार्यान्वित किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश के कुल 744 जिलों में से कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा 609 जिलों में दी गई। इसमें 483 जिलों को इस बीमे का पूरा लाभ दिया गया और 128 जिलों को इस योजना का आंशिक रूप से लाभ मिला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और औषधालयों के जरिए लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देता है। नई दिल्ली में आज साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ भारत के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आपसी सांस्कृतिक संपर्कों को फिर से स्थापित करना है और शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच बौद्ध कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर के बीच समानताओं की तलाश करना। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में NIA की छापेमारी चल रही है। खबर बिहार से, जहां में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते सप्ताह होली के दिन और उसके बाद अपराध का ग्राफ काफी बढ़ता हुआ नजर आया। हिंसक घटनाओं में आधा दर्जन लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। बिहार के अलग अलग जगहों की इन 6 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को बयां कर रही हैं। तस्वीरें होली और उसके आसपास के दिनों की हैं। कहीं अपराधियों ने हिंसक वारदात को अंजाम दिया, कहीं हिंसक झड़प में गोली मारी गई, तो कहीं रंग गुलाल फेंकने को लेकर गोली चली। राजधानी पटना से लेकर पश्चिम चंपारण के मझौलिया में हिंसक झड़पों की घटना देखने को मिली। सीतामढ़ी में चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, तो समस्तीपुर में विवाद को लेकर एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई। बिहार में अपराध का बढ़ते ग्राफ से कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। बीते सप्ताह होली और इसके आसपास हुई हिंसक घटनाओं में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं अलग अलग जिलों में कई दर्जनों लोग के घायल होने की खबर है। राजधानी पटना में ही कई हिंसक वारदातें हुई। पटना सिटी में बाईपास इलाके में धवलपुरा पंचित अखाड़ा के पास 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में एक घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना शहर के जकनपुर इलाके में जयप्रकाश नगर में भी एक युवक गोली लगने से घायल हो गया।
जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत मुख्यालय में होली के दिन गाड़ी पर रंग डालने के विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक बच्ची और एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। स्थिति बिगड़ती देख फिर कुछ को जमुई के सदर अस्पताल भेजा गया। नसीब मियां का बेटा आके तड़ातड़ लाठी मारा, ऐसा बिना मतलब हम देखा कि भीड़ है, हुज्जत हो रहा है, ये तो सर में मार लाठी, तू हम कपार को बचाया तो 3 लाठी मारा। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में 2 गुटों के बीच होली के दौरान रंग गुलाल फेंकने को लेकर विवाद हुआ। माधोपुर में हुए विवाद के बाद दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। मारपीट में दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लोगों का मानना है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सीतामढ़ी के भौदेपुर में बीते सप्ताह 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने शहर के महसौल चौक पर कई घंटों सड़क को जाम रखा। पासवान मोहल्ले में आपसी रंजिश में हुई इस घटना में 2-3 बदमाशों ने मिलकर 2 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। घटना के तुरंत बाद दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था। पुलिस के अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो गांव में एक महिला की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतका रेखा देवी का होली को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। बीते सप्ताह होली और शबे बारात पर्वों के दौरान राज्य के कई जिलों में हुई हिंसा पर पुलिस ने कहा है कि सभी घटनाओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। आधा दर्जन घटनाएं हुई और सभी पर स्थिति शांतिपूर्ण है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी FIR हुई है वहां पर गिरफ्तारी हुई है। मसलन एक घटना हुई थी नौगछिया में, जिसमें 2 ग्रुप की आपस में झड़प हो गई, विवाद में परिवर्तित हो गया। उसमें वहाँ पर गोली चल गई और एक व्यक्ति जो मतलब कहना चाहिए दर्शक था, जिसका उस झगड़े से लेना देना नहीं था, उसको गोली लग गई। अकस्मात संयोग ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमने कांड दर्ज किया और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर के सभी जगह कार्रवाई हुई। पुलिस का दावा है कि सभी मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन घटनाओं को देखते हुए धरातल पर ये चीज नजर आती हुई नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां विधानसभा का 24 दिवसीय बजट सत्र आज से शिमला में शुरू होगा। सत्र 6 अप्रैल को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो 17 मार्च को वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 24 दिन के सत्र में 18 बैठकें होंगी। बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 3 महीने वाली सरकार स्कूल कॉलेज के साथ दफ्तरों को बंद करने के फैसले ले रही है, जिसमें बच्चों और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली लड़कियों की पढ़ाई पर असर पड़ा। लोगों के बीच गुस्सा दिखाई दे रहा है। भाजपा भी सड़कों पर उतर रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में एक तरफ जहां संस्थान खुल रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की नई सरकार स्कूल कॉलेजों को बंद कर रही है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए खोले गए कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसे लेकर आम लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। भाजपा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार के 19 डिग्री कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ राज्य में जन आक्रोश रैली निकाली। भाजपा ने सुक्खू सरकार के कॉलेज बंद करने के फैसले को दुखदायी करार दिया, साथ ही इसे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ भी बताया। लोगों को इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं देखा था हमने सरकार के खिलाफ, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस प्रकार से बिना सोचे समझे बदले की भावना से काम करने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है, उसका ये परिणाम। इस सरकार को, जिसको कहा जाता था कि ताले वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा, इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि ये लोकप्रिय सरकार नहीं है, लोकप्रिय सरकार है। लॉक यानी कि हर जगह ताला, हर जगह ताला, और ताला लगा करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं ये कहना। हिमाचल की नई सरकार ने 3 महीने के भीतर ही 600 से अधिक संस्थानों को डी नोटिफाई करने का काम किया है। संस्थानों और दफ्तरों को बंद करने को लेकर भाजपा का विरोध लगातार जारी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी भाजपा सड़क पर उतरी। भाजपा ने बिना समीक्षा किए बंद करने को बदले की भावना करार दिया।
वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से संस्थान बंद किए हैं प्रदेश में, जहां 650 के करीब, वो संस्थान जो कि पिछले 9 महीनों से चले हुए थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया था, उनको बंद करने का काम किया, उनको डीनोटिफाई करने का काम किया, बिना सोचे समझे और बिना रिव्यू किए। हम मानते हैं कि अगर कोई ऐसा संस्थान था जिसमें कि उनको लगता था कि फिजिबल नहीं है, वो बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो एक वन गो में सारे संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना रिव्यू किए। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, नई सरकार ने बैद्यनाथ में स्थानीय जनता के श्रमदान और सहयोग से बने स्कूल को भी बंद कर दिया। स्वारघाट में बंद हुए कॉलेज से लड़कियों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। अब ये बेटियां कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकेंगी। नई सरकार के ताले लगाने के फैसले राज्य को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब राजस्थान से, जहां पुलवामा की शहीदों की वीरांगनाओं की मांग का मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे पर विधानसभा में राज्य सरकार को घेरा। वही कांग्रेस ने इस बीच एक बार फिर पुलवामा हमले पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा ने इसे कांग्रेस की फितरत बताते हुए बार बार शहादत का अपमान बताया। पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं का मामला सोमवार को राजस्थान विधानसभा में उठा। भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को सदन में घेरा। भाजपा के करीब दर्जन भर विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। सदन में भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं से किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भरतपुर की सांसद रंजिता कोली के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के घटनाक्रम पर सदन में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। मैं समझता हूं आपने खुद ने वीडियो, आपका कहो तो अब चला के दिखा दूं, वरना मैं विधानसभा से त्याग पत्र देने को तैयार खड़ा हूं। आपने खुद ने क्यों कहा कि वीरांगनाओं के परिवार को जिसको चाहेगा उसको नौकरी देंगे? ये लड़ाई छोटी नहीं है। आपने सारे मां उत्तर में सिर्फ किरोड़ी लाल। अरे वीरांगनाओं के बारे में बात बताओ, जिनको आपने पीटा, 3 एफआईआर दर्ज करके हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इससे डरने वाले नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर वीर शहीदों के परिवारजनों को नौकरी देने को लेकर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मुझे ये बताओ, सीएम उनके घर गए, घर जाकर के कहा कि हम आपके देवर को नौकरी दे देंगे। ये किसने कहा सबसे पहले? फिर उन्हीं राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, उनके एक मंत्री जाते हैं और मंत्री कहते हैं हम नौकरी दे देंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति इसमें श्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। पुलवामा का हमला होने के बाद जो अंत्येष्टि हो रही थी, वहां पर राजस्थान के 2 मंत्री, और वो वीडियो वायरल हो रखा है, आप दिखाइएगा, वहां जाकर इस परिवार को, शहीद रोहिताश लांबा के परिवार को आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर था उस समय 2019 का। झूठा आश्वासन देते हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री कानून दिखा रहे हैं उस परिवार को। क्यों? उस समय कानून का नहीं पता था आपको जब आश्वासन देने गए थे। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है। उन्होंने झूठे वादे किए उस वीरांगना के साथ में, और वो ऑन रिकॉर्ड है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने पुलवामा हमले पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आज तक पुलवामा हमले का ही पता नहीं चला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार शहादत का अपमान करती है। साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया, उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कभी इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। कांग्रेस पार्टी की फितरत है इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थीं। अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी, बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की मांग के साथ शहीदों के नाम पर सड़कों का निर्माण और उनके गांवों में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना भी उनकी मांगों में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वक्त एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का। फ्रांस की अगुवाई में 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास कल हिंद महासागर में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना के जहाज फ्रांसीसी नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में शामिल हुए। ये नियमित आधारित इंडो पैसिफिक के लिए साझा प्रतिबद्धता है। राजदूत एमैनुअल लेनिन ने कहा कि ला पेरोस अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों को एक बहुराष्ट्रीय वातावरण में अपने परिचालन सामरिक कौशल को सुधारने, एक दूसरे की समुद्री पद्धतियों को बेहतर ढंग से समझने और एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास ला पेरोस का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अधिकतम करना है। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को निर्बाध समुद्री संचालनों के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझा करने के बारे में नजदीकी संबंध विकसित करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति युद्धाभ्यास के संस्करण में भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर संचालन के उच्च स्तरों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिन के इस योग महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग से पहले आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान मिलकर 13 और 14 मार्च को योग महोत्सव मना रहा है और 15 मार्च को पोस्ट महोत्सव योग कार्यशाला का भी आयोजन कर रहा है। योग महोत्सव के मौके पर 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। ये प्रोटोकॉल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में काम करते हैं और काम के दौरान ही 5 मिनट का ब्रेक लेकर योग कर सकते हैं। रिपीट दिस। योगा के जरिए अपने मन के अंदर इंसानियत का भावना शक्ति जाग उठा है और तन मन आत्माओं को योग के जरिए हम जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को बड़े खूबसूरत से हम सजा सकते हैं। योग महोत्सव के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी मौजूद थे। जो डिप्रेशन रहते हैं सबका मुक्ति योगा के यात्रा के द्वारा हम आज पूरे दुनिया को मिल सकते हैं। योग महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हिमा दास भी मौजूद थीं। इस मौके पर हिमा दास ने कहा कि वो खुद हर दिन योग प्राणायाम करती हैं। और आज योगा के वजह से मेरे को बहुत चीजों में हेल्प हुआ है। हेल्थ अच्छा होगा तो एक ही चीज कर सकते हो, वो है योगा प्राणायाम। मैं रोज करती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, बैठ के सो के उठ के उधर ही मैं 5 to 10 मिनट्स आंखें बंद करके प्राणायाम करती हूँ। 3 दिनों के योग महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें योग गुरुओं की वार्तालाप, वाइस चांसलर समिट के साथ साथ योग प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इस वर्ष का योग दिवस बेहद खास है क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है।
ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक समुदाय से जुड़ने का प्रयास होगा। इस साल योग को देश के हर गांव और घर घर तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। 108 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई पर्यटकों का दल भारत की यात्रा पर है। ये दल देश के विभिन्न बौद्ध स्थलों का पैदल दर्शन और पूजन करते हुए महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील स्थित खोरिया बाजार पहुंचा, जहां वह नेपाल के लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। कोरियाई पर्यटकों के पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये दल भारत की यात्रा कर रहा है। बीते 9 फरवरी से सारनाथ से शुरू हुई कोरियाई पर्यटकों की ये यात्रा 43 दिनों तक विभिन्न बौद्ध स्थलों का दर्शन करते हुए श्रावस्ती में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। गुजरात के वलसाड के वापी इलाके में 10 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन गोदाम में आग लगने के कारण काफी नुकसान हुआ। गोवा को जल्द ही जंगलों में लगी आग से राहत मिलने की उम्मीद। राज्य मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिनों में बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग की माने तो गोवा के दोनों जिलों में अगले 5 दिनों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। फरवरी के बाद से गोवा में औसत से अधिक तापमान देखने को मिल रहा है, जो कि 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने सोमवार को 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर आग बुझाने के प्रयास किए। प्रभावित क्षेत्र में लगभग 38,000 लीटर पानी पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 7 घंटे से भी अधिक की उड़ान भरी। द एलिफेंट विस्पर्स के 95वें एकेडमी पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर मिलने के बाद मधुमलाई में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। द एलिफेंट विस्पर्स की फिल्म शूटिंग मधुमलाई नेशनल पार्क में की गई। फिल्म एक अनाथ बेबी हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के एक जोड़े के बीच प्यार की बंधन की वास्तविक कहानी पर आधारित है। लोगों का मानना है कि भारत के लिए ऑस्कर जीतना गौरव का क्षण है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास की 3 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां देने वाले हैं। इन पनडुब्बियों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश डिजाइन का मेल है। ये योजना इंडो पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एक संयुक्त बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ऑकस परियोजना के लिए का समर्थन किया। सौदे के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 अमेरिकी वर्जीनिया वर्ग की परमाणु संचालित पनडुब्बियों को बेचने का इरादा रखता है। अल्बनीज़े से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि पनडुब्बी सौदा गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन का भविष्य देश के पूर्वी इलाकों में प्रमुख बिंदुओं पर लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है। और सोमवार को अपने वीडियो संबोधन में यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी इलाकों में युद्ध बहुत कठिन होता जा रहा है, लेकिन हम दुश्मन की सैन्य शक्ति को नष्ट कर देंगे। पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमुक्त रूस के शीतकालीन अभियान का मुख्य केंद्र बन गया, जिसके बारे में दोनों पक्षों का दावा है कि इस छोटे से बर्बाद हो चुके शहर में उसके आसपास लगातार लड़ाई जारी हो रही है। और इस बीच मॉस्को ने कहा कि इस शहर पर जीत एक बड़ी सफलता होगी, जिसके आसपास के बाकी दोनों क्षेत्र पर कब्जा करने का उनका रास्ता खुल जाएगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में युद्ध, ऊर्जा संकट और यूरोप के रक्षा उद्योग पर चर्चा करने के लिए पेरिस में हंगरी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ऑर्बेन ने रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना की है, क्योंकि इस ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि सरकार एफआरसी असंतुष्टों के साथ शांति प्रक्रिया शुरू करेगी। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल फ्रांसिस्को बारबोसा ने 2016 के शांति समझौते को खारिज करने वाले पूर्व विद्रोहियों के एक समूह के 19 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित कर दिया। मोजाम्बिक और मलावी में मूशकटिए बंधिए तूफान फ्रेडी ने 100 से अधिक लोगों की जान ली। तूफान फ्रेडी में सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए और घरों को काफी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मोजाम्बिक में बाढ़ और फसलों के नष्ट होने से
जल जनित बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। वहीं मलावी में यूएन एजेंसियों का कहना है कि इतिहास में पहले से सबसे घातक हैजे का प्रकोप भी अब बढ़ रहा है। बात खेल जगत की। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की टीम आमने सामने। इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का अब तक का सफर शानदार रहा। मुंबई इंडियंस पहली ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक सभी मैच जीते। अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मुकाबले खेले, जिसमें से उसे 4 में जीत हासिल हुई। वहीं दूसरी ओर गुजरात जायंट्स को 4 मुकाबले में 3 में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश इस जीत के सिलसिले को कायम रखने की होगी। वहीं गुजरात जायंट्स इस मुकाबले को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर न डालते नजर स्पोर्ट्स रैप पर। राउरकेला में खेले जा रहे FIH प्रो लीग में भारत ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम 17 अंकों के साथ प्रो लीग में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गई है। भारत गोल औसत के आधार पर स्पेन से आगे है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही। टीम के लिए अभिषेक और सेल्वम कार्ती ने 2-2 गोल दागे। जबकि एक अन्य गोल हरमनप्रीत सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले 2 मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के 11वें मैच में RCB को दिल्ली कैपिटल के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दिल्ली ने 20वें ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये RCB की लगातार 5वीं हार है। टीम अब तक इस लीग में एक भी मैच नहीं जीत सकी है और अंक तालिका में सबसे नीचे 5वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली की इस टूर्नामेंट में ये चौथी जीत थी। दिल्ली को एकमात्र मुंबई के खिलाफ हार मिली है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, उसके 8 अंक हैं। ICC ने फरवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को चुना है। हैरी ब्रूक ने भारत के रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज के गुणाकेश मोती को पछाड़कर ICC का फरवरी महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत ब्रूक को दूसरी बार महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। पिछले महीने ब्रूक ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज में 82.25 की औसत से 329 रन बनाए थे। 2 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में वे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। ब्रूक पाकिस्तान के बाबर आजम सहित सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की खिताबी जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाली एशले गार्डनर को महिला वर्ग में फरवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है। उन्हें दूसरी बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें महीने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। फरवरी माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के नतीजे दिसंबर 2022 के समान हैं। ये दूसरी बार है जब हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर ने एक साथ प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर दिन